नमस्कार बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 4 एक भारत श्रेष्ठ भारत। उससे पहले मैं कल दिए गए क्लास वर्क पर एक नज़र डालती हूँ। कल आप लोग को मैंने होमवर्क में दी थी पाठ 3 सूल पानी से संबंधित पैसेज, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, कुछ प्रश्न उत्तर और व्याकरण से संबंधित। तो विश्वास है कि आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी चलिए एक बार मैं उसका करेक्शन करा देती हूँ। तो आप अपना आंसर का करेक्शन कीजिए और आपको कंप्लीट करना है वर्कशीट। जो कुछ बच्चे का फ़ोन आया था कि मैम इसका पीडीएफ भेजो, बट पीडीएफ अगर मैं भेजती हूँ तो आप सेम टू सेम देख के उतारते जाओगे, इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं भेजूँगी। आपको अपने आप कंप्लीट करना है, क्योंकि पैसेज जो सीन अनसीन पैसेज होता है उसमें सब आंसर आपको सब उत्तर दिया हुआ रहता है गद्यांश में ही, पैसेज में ही, और प्रश्न उत्तर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। उसके बाद व्याकरण में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें हमें पूरा आंसर आपको देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हर पैसेज से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ और 1-2 आपको खुद करना होता है, और फिर दूसरे दिन मैं पूरा करेक्शन करा देती हूँ। तो आप लोग को इसी प्रकार से करना है। मैं कोई पीडीएफ नहीं भेजूंगी। जो मैं वीडियो भेज रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, और कुछ अपने आप कीजिए और कुछ मैं आपको बताऊंगी, और कल होके पूरा करेक्शन कराऊंगी। तो चलिए, कल जो मैंने सूल पानी से कुछ दी थी प्रश्न उत्तर और पैसेज, उसका करेक्शन करा देती हूँ। आप लोगों को पेंसिल से लिखना है, इसलिए पेंसिल से लिखेंगे कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं जब करेक्शन कराऊंगी तो आप इरेज करके लिख सकते हो। तो चलिए, कल दिए गए होमवर्क का करेक्शन कराती हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन, चैत्य का अर्थ क्या होता है? चैत्य का अर्थ आश्रम होता है। अब देखो इसका आंसर कितना इजी है, इसका सब दिया हुआ है फिर, और ये तो पठित गद्यांश है। पठित मतलब पढ़ा हुआ पाठ है आपका सूल पानी, तो इसका तो आंसर अगर हमें पैसेज में ना हो तो भी आपको पता होता है, आपको आना भी चाहिए। तो इसीलिए बहुत ही ईजी है, इसकी पीडीएफ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2 है, भगवान महावीर विहार करते हुए कहाँ पहुँचे? विहार मतलब घूमते हुए कहाँ पहुँचे? भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक गांव में पहुँचे। देखो ये भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रामवासी भोजन करके कहाँ जा रहे थे? तो ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने, विश्राम, तो ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। ये भी इसका उत्तर दिया हुआ है। दर्शन के लिए कौन उमड़ पड़ा? तो दर्शन मतलब देखने के लिए पूरा गांव, तो इसका भी है पूरा गांव उमड़ पड़ा। तो आपको लगता है कि इसमें हमें पीडीएफ की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, सभी का आंसर पैसेज में है। आप देखिए, पढ़िए और उसका उत्तर अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखिए, जो कि आपको रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल सब में इम्प्रूव होगा। देख के लिखने से कुछ नहीं होता है। तो आप लोग रीड करेंगे और लिखेंगे खुद अपने आप। आगमन का अर्थ क्या होता है? आगमन का अर्थ, आगमन मतलब आना, तो आगमन का अर्थ होता है आना। ये सब क्या है? शब्दार्थ। जो मैं शब्दार्थ लिखाती हूँ उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पैसेज में पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी। नीचे है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जो हमारे बुक से बाहर का होता है। तो ये मैंने कल आपको पूरे पैसेज रीड करके बताई थी। तो चलिए, आप लोग जो आंसर लिखे हो कितना राइट है कितना रॉन्ग है देखते हैं। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम केरल का त्यौहार है। ओणम का उत्सव किस महीने में और क्यों मनाया जाता है? ओणम का उत्सव सितंबर महीने में और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। सितंबर हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सितंबर आपके पैसेज में दिया गया है। कभी सितंबर में भी होता है, कभी अक्टूबर में होता है, लेकिन पैसेज में सितंबर दिया गया, इसलिए सितंबर महीना लिखना जरूरी है। नंबर 3, घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर क्या बनाई जाती है? तो घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से, सबसे पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक देख के लिखेंगे सुंदर सुंदर तक। तो यहाँ से यहाँ तक लिखने में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर क्या के जगह पर पैसेज में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है रंगोलिया, तो रंगोलिया फिर बनाई जाती है, सेम टू सेम लिख देना है। तो घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती है। 10वें दिन पुक्लम का आकार कैसा हो जाता है? तो 10वें दिन
पुक्लम मतलब रंगोली का आकार बृहत हो जाता है। बृहत मीन्स बड़ा। तो पुक्लम का आकार बड़ा हो जाता है। पुक्लम के बीच में किस भगवान की प्रतिमा होती है? तो पुक्लम के बीच में भगवान विष्णु एवं महाबली की प्रतिमा मीन्स मूर्ति होती है। प्रतिमा किस चीज़ से बनाई जाती है? प्रतिमा मीन्स मूर्ति किस चीज़ से बनाई जाती है? तो प्रतिमा कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। अब ओणम में किस खेल का आयोजन होता है? तो ओणम में नौका दौड़ खेल का आयोजन होता है। तो आई होप डैट कि आपका भी ये सब आंसर राइट ही होगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप इरेज करके फिर से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चिंग मासम के महीने में फूलों और लहराते हुए फसल के साथ दैत्यों के राजा महाबली का उनके राज्य में स्वागत किया गया। ये भी पैसेज मैं कल रीड कर चुकी हूँ। चलिए इसी प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ओणम का त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार पूरे 10 दिन। कितने दिन? पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ आंसर इसका दिया हुआ है। किस राजा के स्वागत में यह पर्व मनाया जाता है? तो राजा महाबली के स्वागत में यह पर्व मनाया जाता है। राजा महाबली। चिंग मासम के महीने में अपनी प्रजा से मिलने कौन आता है? तो चिंग मासम के महीने में अपने प्रजा से मिलने कौन आता है? राजा महाबली। तो अपने प्रजा से मिलने राजा बलि आते हैं। हर्षोल्लास का वातावरण कहाँ छा जाता है? तो हर्षोल्लास का वातावरण पूरे केरल प्रदेश में छा जाता है। वाक्य बनाना है ओणम से। तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, या ये ओणम त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, ये ओणम से आप इससे संबंधित कोई भी सेंटेंस कोई भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है पेज नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आपको दूसरे की सहायता करके कैसा लगता है? तो ये तो आईवीएल क्वेश्चन है, आपको खुद सोचना है कि कैसे क्या लगता है, आपको अपने आप लिखना है इसमें 1-2 लाइन। चैत्य के आसपास का वातावरण कैसा था? चैत्य मतलब जो आश्रम मठ के आसपास का वातावरण कैसा था, ये आपको मैं नोटबुक में इसका उत्तर लिखा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से याद करके लिख लिए होंगे। तो इसका करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके नोटबुक में मैं लिखा चुकी हूँ। शूलपाणी का स्वभाव कैसा था? ये भी आपका पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है जो आप नोटबुक में लिख चुके हैं, तो आप इसका करेक्शन नोटबुक से कर लीजिए। चलिए वर्ण विच्छेद व्याकरण की तरफ चलते हैं। इसका करेक्शन सूरज का कल हो चुका था। विद्यालय का ब ई वी द या ल य। पेड़ प ए पे र। अगर हम एक की मात्रा नहीं देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे? ए प ए पे र, पेड़। अब है नेक्स्ट है बिल्ली ब ई बी ल, ये आधा ल है तो ल हलंत ल और फिर ल बड़ी ली, बिल्ली। त्योहार आधा त य ओ यो हा र, त्योहार। तो ये हो गया आपका व्याकरण से संबंधित जो कुछ वर्ण विच्छेद से वो डन हो चुका है। और ओणम का मैं पेज नंबर 14 होमवर्क में नहीं दी थी क्योंकि ये मैं बाद में लास्ट में कराऊंगी। आप लोग का ज़्यादा रिटन पोर्शन हो जाता है इसलिए मैंने वो पेज स्किप कर दी हूँ। वो लास्ट दिन जब हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी तो पेज नंबर 14 डिटेल में उसको समझाऊंगी ओणम के बारे में, फिर आपको लिखने के लिए दूंगी। तो चलिए आज का आपका क्लास वर्क है, आज का 23 डेट का CW है आज। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, रीड कीजिए और इसका आंसर आपको लिखना है अपने आप। चलिए पढ़ते हैं। यह है पठित गद्यांश, ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही दिया गया है पैसेज। भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अत्यंत दुर्लभ है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। जब विश्व अंधकार में डूबा था तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, औदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे।
तो भारत देश में कितने राज्य हैं? तो भारत देश में 29 राज्य है। देखिए इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। विश्व गुरु किसे कहा गया है? तो विश्व गुरु कौन कहलाते हैं? प्राचीन काल से भारत ही विश्व गुरु कहलाता आया है। कौन से विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है? तो आप इसको पढ़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सबका नाम आएगा। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है? 29 राज्य और कितने केंद्र शासित है? रीड कीजिए पैसेज। अब है वाक्य बनाओ। भारत, तो भारत से तो बहुत सारा सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए आपको ये पैसेज अपने आप अच्छी राइटिंग में पैसेज से देख के उसका उत्तर पूरा करना है। अब है नंबर 2 में अपठित गद्यांश। अपठित मतलब अनसीन पैसेज है जो पाठ्य पुस्तक से बाहर से लिया गया है। सन 1920 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बीर सिंह नामक ग्राम में ईश्वर चंद्र का जन्म हुआ था। ये ईश्वर चंद्र के बारे में दिया गया है। तो वो एक कुशाग्र बुद्धि बालक थे। परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। वे सभी विषय याद कर लेते थे। उनकी पढ़ाई के प्रति कुशलता देखकर विद्वानों ने उनका नाम क्या रखा था? विद्यासागर की उपाधि दी। वह विद्या के सागर के साथ साथ दया के भी सागर थे। तो अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर सागर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आप यहाँ पढ़िए कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बीर सिंह नामक गांव में। तो सिर्फ हमें जिला जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसी का नाम लिखना है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म किसके जगह पर, किस जिले का नाम लिखना, फिर हुआ था। इस प्रकार से आपको 2 लाइन दिया हुआ है। अच्छी राइटिंग में आप पूरे डिटेल में इसका आंसर लिखेंगे, लेकिन लिखना है सिर्फ यहाँ पर हमें स्टेट का, राज्य का भी नाम है, जिले का भी नाम है, गांव का भी नाम है, पर आपको सिर्फ किसका नाम लिखना है? जिला का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस राज्य में हुआ था? वो किस जिले में था और एक किस राज्य में है? तो आप एक ही लाइन में 2-3 क्वेश्चन बनता है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ के लिखेंगे। विद्वान ने उन्हें किस नाम से बुलाते थे? विद्वान उन्हें विद्यासागर के नाम से बुलाते थे। दया के सागर किसे कहा गया? ये भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ईश्वर चंद्र किस में हमेशा प्रथम स्थान लाते थे? तो ईश्वर चंद्र हमेशा किस में लाते थे? पढ़िए पैसेज और लिखिए आंसर। EX3 में फिर विद्यासागर के बारे में ही डिटेल में दिया गया है। दूसरा पैसेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में अध्यापन कार्य करते थे। अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम करते थे। वेतन का शेष भाग वे दूसरे जरूरतमंदों की या छात्रों की सहायता में खर्च कर देते थे। जो वेतन उनको मिलता था उसमें से खाने पीने के बाद जो शेष राशि बचता था वो जो ज़रूरतमंदों लोगों को या छात्रों की सहायता कर देते थे। वो एक गरीबी में पढ़े थे, वो खुद गरीबी में पढ़े थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक दिन वे बाजार में जा रहे थे। एक हताश युवक ने भिखारी की तरह उनसे 1 पैसा मांगा। युवक के हट्टे कट्टे होते हुए भी भीख मांगने पर कारण पूछा। जो युवक था हट्टे कट्टे थे मतलब ताज़ा मोटा ताज़ा था, फिर भी वो भीख मांग रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूछा कि आखिर तुम्हारा कारण क्यों है, क्यों तुम भीख मांगते हो? तुम तो देखने में हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो। सारी स्थिति जानने पर मांगने का कारण पता लगा तो 1 पैसा दे दिया पर उससे रोक कर पूछा। तो जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी स्थिति बताया, गरीबी बताया। तो विद्यासागर जी ने उन्हें क्या किया? 1 पैसा दे दिया और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा क्या कारण है, क्या करोगे? मैं तुमको जो 1 रुपया दे रही हूँ, यदि 1 अधिक मिल जाए तो क्या करोगे? तो युवक ने कहा कि यदि 1 रुपया मिला तो उसका सौदा मतलब सामान लेकर गलियों में फेरी लगाने लगूंगा। फेरी मतलब घूम घूम कर बेचने वाला, सौदा कोई सामान बेचने लगूंगा और अपने परिवार का पोषण, खाने पीने का सामान भरण पोषण करने में स्वावलंबी हो जाऊंगा। तो चलिए उससे देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में क्या करते थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम करते थे। नेक्स्ट है ज़रूरतमंदों की या छात्रों की सहायता में खर्च कहाँ से देते थे? पैसेज में दिया हुआ है उसका आंसर। एक दिन वे बाजार जा रहे थे तो कौन मिला?
यदि युवक को 1 रुपया मिल जाएगा तो क्या करेगा। चलिए मैं इसका आंसर लिख दी हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। युवक ने कहा, यदि 1 रुपया मिल जाएगा तो मैं सामान खरीद कर फेरी करूँगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। किसने कहा? युवक ने कहा। अब भीख मांगने वाला युवक कैसा था? तो भीख मांगने वाला युवक खट्टा खट्टा था। तो ये तो हो गया आपका पैसे से संबंधित प्रश्न उत्तर। अब चलिए चलते हैं व्याकरण की तरफ। ये व्याकरण का टॉपिक मैं पाठ 4 वाक्य में पढ़ा चुकी हूँ, उद्देश्य और विधेय, जो बहुत ही इजी है इस टॉपिक। तो चलिए आप लोग का आज का वो भी होमवर्क में है। राजा गाना गा रहा है, तो मैंने एक उद्देश्य यहाँ लिख दी और यहाँ पर विधेय। तो उद्देश्य में इसमें कौन होगा? जो है राजा, तो राजा यहाँ पर लिख दिया और ये आपको विधेय लिखना है। विधेय लिख के गाना गा रहा है। उसी प्रकार से वन में मोर नाच रहा है, तो वन में मोर नाच रहा है। तो ये सब बातें जो वन है नाच रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? मोर के लिए। तो मोर उद्देश्य है और विधेय में है वन में नाच रहा है। अब उसी प्रकार मेरे दादाजी शिक्षक है, उसका आपको अपने आप लिखना है। और रोजी छत पर खेल रही है, वो भी आपको अपने आप लिखना है। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप कर चुके हैं नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी देख चुके हैं। तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? वेरी इजी प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। मैं इसका प्रश्न लिखा चुकी हूँ, उत्तर लिखा चुकी हूँ आपकी नोटबुक में। अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के नाम लिखो। तो सिर्फ आपको 2 राज्य के व्यंजन लिखने हैं, गुजरात और राजस्थान के। जितना 2-3 आ चुके, एक लाइन में जितने आ सकता है उतना ही आपको नाम लिखना है, 2 या 3 या 4। तो सिर्फ 2 स्टेट का, 2 राज्य का, गुजरात और राजस्थान। तो ये आज का आपका हो गया क्लास वर्क होमवर्क। मेरा प्रिय त्यौहार जो होली है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को लिखा चुकी हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आपका वर्क हो जाएगा, इसलिए पेज नंबर 18 रहने देती हूँ। आज बस आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो आप इस पाठ 4 का जितना भी प्रश्न उत्तर है, आप पैसेज और प्रश्न उत्तर और जो मैंने उद्देश्य भी दे दी हूँ, ध्यान से आप लोग सबसे पहले रीड करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं कल पाठ 5 की तरफ। आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय।